अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस्लामाबाद से मौसूला इतलात के मुताबिक ये आइनी तरामीम जिन्हें अलीमा ख़ान शैतानी तरामीम कहती हैं और बजात तौर पर कहती हैं, इन तरामीम का मामला अब फाइनल राउंड में दाखिल हो चुका है। और यकीन माने अब तक के जो आसार हैं उसके मुताबिक लगता नहीं कि यह मैंडेट चोर हुकूमत अपनी ये शैतानी तरामीम पिंडी वालों की मदद से मंजूर कराने में कामयाब होगी। लेकिन जूँ जूँ मैच आखिरी ओवर्स की तरफ बढ़ रहा है, आपको ये बताते चलें कि अब टांगें कांपने का काम शुरू होने वाला है। और टांगें किन की कांपनी हैं? दोनों मुखालिफ ग्रुपों की। लेकिन इन दोनों मुखालिफ ग्रुपों में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अब शायद यहाँ से उनकी कामयाबी का सफ़र शुरू होने वाला है और ये बहादुर लोगों की कामयाबी का सफ़र होगा। और आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ राब्ते में रहें। कमेंट सेक्शन के ज़रिए आपस में जो आप तबादला ख्याल जारी रखे हुए हैं वो भी जारी रखें। सबसे पहले बात करते हैं लाहौर में होने वाले मुज़ाकरात की। मौलाना फजलुर रहमान साहब की कराची में तो अच्छी मुलाकात रही बिलावल भुट्टो ज़रदारी को। वो बिलावल ज़रदारी को शीशे में उतारने में कामयाब हुए और वहाँ ये ऐलान किया गया कि हम करीब आ रहे हैं। और ये बात किसी हद तक ठीक भी थी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौलाना के करीब आए थे। मौलाना अपनी तरामीम लेकर पीपल्स पार्टी के करीब नहीं आए थे। लेकिन बिलावल को चूँकि थपकी दी हुई है पिंडी वालों ने कि तुम्हें आइंदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाना है हमने, अगर आप इस तरमीम वाले इम्तिहान में कामयाब हो जाते हो, इसलिए बिलावल ज़रदारी चाहते हैं कि किसी सूरत कुछ भी तरामीम हो। 78 लेकर घर से चले थे वो, जो पिंडी वालों ने उनके हाथ में थमाई थी। अब बात पहले 56 तक पहुंची और अब 28 और शायद अब 2 दिनों के बाद 28 से भी नीचे आ जाएगी। तरामीम कटती जा रही हैं जूँ जूँ उनका सफ़र आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन वो चाहते हैं कि ये मैं शर्त पूरी कर दूँ कि हाँ, मैंने तरामीम करा ली और मैंने इत्तफ़ाक़ राय पैदा कर लिया, मैंने मौलाना साहब को साथ मिला लिया। ये काम शहबाज शरीफ और उनकी नालायक, निकम्मी और नाअहल हुकूमत नहीं कर सकी। इसीलिए मुस्लिम लीग नून वालों के आपने देखा कि मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद जब रहनुमाओं की बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो सबसे बुरी तरह जो चेहरे उतरे हुए थे वो इसहाक डार एंड कंपनी के थे, मुस्लिम लीग नून वालों के थे। क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो उनके कब्जे में है तो इंटेलिजेंस ब्यूरो से उन्हें पल पल की खबर मिलती रहती है। और ये इंटेलिजेंस एजेंसी, स्पेशली पाकिस्तान में इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों का ये स्टाइल है कि वो हुक्मरानों को हर किस्म के खतरात से आगाह करते रहते हैं कि ये ए भी पॉसिबल है, बी भी पॉसिबल है, सी भी पॉसिबल है और डी भी पॉसिबल है। वो तमाम पॉसिबिलिटीज़ हुक्मरानों को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को और कैबिनेट को बताते रहते हैं ताकि उनमें से कुछ भी हो जाए तो हमारे पास फेस सेविंग हो। इसलिए उन्होंने ये उन्हें बता रखा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एंड कंपनी को, कि आपके आइनी तरामीम वाले इस मामले की कामयाबी के इम्कानात कम हैं। और ये भी उन्हें बताया हुआ है कि इसी आइनी तरामीम के ये राबतों के सिलसिले के दौरान मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो ज़रदारी इतने एक दूसरे के करीब चले जाएंगे कि शायद वो आपके हाथ से निकल जाएं। अब ये खबर आपके लिए भी अजीब होगी। अगर शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की हमायत उन्होंने खो देनी है तो फिर बिलावल ने प्राइम मिनिस्टर कैसे बनना है? और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी मौजूदा जो उनकी सियासी एक हैसियत है उससे ज़्यादा आगे स्पेस उन्होंने कैसे लेनी है, किस तरह लेनी है? मौलाना साहब पुराने सियासतदान हैं और इतने कमाल के सियासतदान हैं कि अभी पिछले 2 दिनों में आपने उनके पैंतरे देखे, उन्होंने किस तरह बदले। अब वो 17 और 18 तारीख को अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बड़ी तादाद में एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकलने में कामयाब हुए तो फिर मौलाना साहब जो पत्ता खेलेंगे वो शायद उनका अब तक की उनकी सियासी काविशों का कामयाब तरीन पत्ता होगा। और मुतालबा जो रखेंगे उस पर बाद में बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि आज लाहौर में क्या हुआ। मौलाना साहब जिस तरह बिलावल ज़रदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों को इस बात पे कायल करने में कामयाब हुए थे कि वफाकी आईनी अदालत तो आप भूल ही जाएं और जजेस की उम्र 65 से 68 वाला मामला और काजी फायज ईसा, ये 3 चीज़ें आप साइड पे रखें। हाँ, आईनी बेंच बनाना है अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो भी बनेंगे तो उस पर हम बात करने के लिए अगर आपने करनी है तो मेरे साथ बैठ के करें, वरना बातचीत आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। बिलावल ने डेड लॉक होता देखा तो बिलावल ने आमादगी जाहिर की कि ठीक है, हम वफाकी आईनी अदालत के मुतालबे से पीछे हटते हैं, आईनी बेंच की बात करते हैं और चलें लाहौर मियाँ साहब से बात करते हैं। जब लाहौर पहुँचे तो वहाँ की जो इतलात हैं उसमें मियाँ नवाज शरीफ, चूँकि वो इन दिनों पिंडी वालों के ज़्यादा करीब है और वो ये समझते हैं कि फार्म 47 वाले उनके भाई की हुकूमत और फार्म 47 वाली उनकी बेटी की हुकूमत पिंडी वालों की मरहूने मिन्नत है, इसलिए वो अपने हाथ, पाँव, दिमाग, दिल, हर चीज़ बंधा हुआ महसूस करते हैं। हालांकि 24 घंटे पहले वो बरखा दत्त की मौजूदगी में बरखा दत्त की बातों में इस तरह उलझे
कि उन्होंने हमारी मिलिट्री, पाकिस्तान की मिलिट्री के खिलाफ एक दफ़ा फिर वही तबर्रे भेज दिए और पाकिस्तान मिलिट्री को एक दफ़ा फिर बदनाम करने की कोशिश की और कहा कि लाहौर डिक्लेरेशन में हमारी तरफ से खिलाफ वर्जियाँ हुई। और उनका साफ साफ इशारा साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ और साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा की तरफ था। और डॉन लीक्स वाला सारा सिलसिला मियाँ साहब ने दोबारा ढके छुपे अल्फाज में दोहरा दिया, जिसका खूब बरखा दत्त जो भारतीय सहाफ़ी हैं उन्होंने खूब उसका ढोल पीटा। और वापस इंडिया पहुंचने के बाद पूरा इंडियन मीडिया मियाँ नवाज शरीफ साहब के इस बयान की आड़ में हमारी पाकिस्तान की आर्मी जो कभी हर दिल अजीज़ आर्मी होती थी अब वो कम कम ही लोगों को अजीज़ है, उसके खिलाफ जितना प्रोपेगेंडा इंडियन मीडिया कर सकता था उन्होंने किया। और ये सारा क्रेडिट जाता है मियाँ नवाज शरीफ साहब की नालायकी और निकम्मेपन की कि वो बरखा दत्त की स्वागत में इतने आगे बढ़ गए कि उन्हें ये ख्याल ही नहीं रहा कि वो मुंह से अल्फाज जो निकाल रहे हैं ये अपनी ही हमारे पाकिस्तान के खिलाफ है। बहरहाल मियाँ साहब उस दबाव में भी थे। मियाँ साहब ने कहा कि पिंडी वालों ने कहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स बनानी है और उसमें सिविलियन का ट्रायल करना है, ये मेरा पहला और आखिरी मुतालबा है। मियाँ साहब उस पर जिद लगाकर जब बैठ गए तो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि मुझे अपनी मजलिस शूरा ने यह मैंडेट नहीं दिया हुआ, इसलिए मैं इस पर बात नहीं कर सकता। हम इसे बुनियादी इंसानी जमहूरी आज़ादियों के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा वार समझते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वहाँ मौजूद क़यादत को भी मौलाना ने बावर कराने की कोशिश की कि आपके बानी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बिलावल से कहा कि आपकी वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने कभी इस तरह सोचा भी नहीं होगा कि हमारी आने वाली नस्लें और हमारी बाकी मानदा पार्टी की क़यादत यूं मिलिट्री कोर्ट्स के हक़ में वकालत करेगी। वहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब मौलाना साहब की साइड ली तो फिर मौलाना साहब ने कहा कि मुझे वक्त चाहिए, लेकिन मौलाना साहब की जाते हुए ये दरख्वास्त की गई कि बाहर मीडिया इकट्ठा है, आप प्लीज़ मीडिया के सामने कम अज़ कम ये कह दें कि हाँ हम कुछ करीब आए हैं। अब ये बात आम हो चुकी है, बाहर मीडिया को पता चल चुका है कि मौलाना साहब की मिन्नत करके कहा गया कि आप मीडिया के सामने 2 मिनट रुकें, सिर्फ इतनी बात करें और फिर चलते बने। इसलिए सवालात भी नहीं किए गए और वहाँ इसाक डार के पास भी करने के लिए कोई बात नहीं थी, इसलिए उन्होंने शंघाई तावन तंजीम की आड़ में 2-4 बातें की और कहा कि चलें चलें, कोई सवालात नहीं लिए गए। क्योंकि अगर सवालात लिए जाते तो यकीन माने वो सारी बातें जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ या हमारे दूसरे व्लॉगर्स या सहाफ़ी बता रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, क्योंकि पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया तो कंट्रोल में है पिंडी वालों के, इसलिए वहाँ तो ये बातें नहीं हो सकती, लेकिन यूट्यूब और सोशल मीडिया के ज़रिए आप तक सारी बातें पहुँच रही हैं। तो ये नाकाम रहे मुज़ाकरात लाहौर वाले। अब मौलाना साहब ने 2 शर्तें रखी। उन्होंने कहा कि आज मेरी मुलाकात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ इस्लामाबाद में, और उसके बाद मैंने अपनी मजलिस शूरा का इजलास बुलाना है। जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान की मजलिस शूरा बड़ी तगड़ी है और उनकी अक्सरियत उनके जो लोग हैं वो बलोचिस्तान से हैं या KPK से हैं। अब बलोचिस्तान और KPK के शहरी, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक हो, उन्हें हकायक का बहुत बेहतर अंदाज़ा है, उन्हें ग्राउंड रियलिटी का अंदाज़ा है, उन्हें पता है कि पाकिस्तान के अवाम और उनके सूबे के अवाम क्या सोच रहे हैं। इसलिए मजलिस शूरा में जब जब मौलाना साहब बैठे हैं उन्हें ये आवाज़ मिली है कि पाकिस्तान भर के अवाम मजमूई तौर पर और बिलखसूस बलोचिस्तान और KPK के अवाम इमरान खान और इमरान खान की सियासी लाइन को टो कर रहे हैं। अगर उनके लोगों ने, JUI के लोगों ने ज़रा इधर उधर होने की कोशिश की तो फिर शायद वहाँ वो काउंसलर का इलेक्शन जीतने की पोजीशन में भी ना रहें। इसलिए मौलाना साहब जब जब मजलिस शूरा से रुजू करेंगे वहाँ से उन्हें यही इतला आएगी कि कैदी नंबर 804 हक पे है और हमें हक का साथ देना चाहिए। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को मौलाना साहब मिलेंगे तो यकीनन वहाँ से जो मुतालबा आएगा एक ही आना है कि हमारी जब अपने कायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात नहीं होती, हम कैसे आपको कुछ बता सकते हैं। अब यहाँ मौलाना साहब ने जो पत्ता खेलना है, और ये मौलाना साहब पत्ता खेलेंगे 18 तारीख को। अगर 18 तारीख को पाकिस्तान भर के लोग, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज अनाउंस किया हुआ है, अगर लोग सड़कों पर बड़ी तादाद में निकले और उन्होंने बड़े शहर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा जैम कर दिए और बाकी शहरों से भी अच्छी इतलात आई मुजाहरे के हक़ में, तो फिर यकीन माने मौलाना साहब वो पत्ता खेलेंगे और मौलाना साहब मुतालबा ये करेंगे इस मैंडेट चोर हुकूमत से और इनके सहूलतकारों को, पिंडी वालों से जो कंट्रोल कर रहे हैं अडियाला जेल को, कि मैंने इमरान खान से ख़ुद मिलना है और इमरान खान की खैरियत मालूम करनी है और इमरान खान को कायल करना है आइनी तरामीम के हवाले से। अब मौलाना साहब अगर ये मुतालबा कर देते हैं तो यकीन माने इन्हें अडियाला के दरवाजे मौलाना के लिए खोलने पड़ेंगे। और अगर मौलाना के बगैर इन्होंने तरामीम राजा सिकंदर सुल्तान चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मदद से मखसूस नशिस्तें अपनी 2 नंबरी के ज़रिए बहाल करके
आईनी तरमीम मंजूर कराने की कोशिश की तो फिर मौलाना फजलुर रहमान खुलकर अपोजिशन में आ जाएंगे और ख़ुद फिर एहतजाज को लीड करेंगे। और फिर मौलाना जिस तरह कहते हैं कि मैं ज़मीन गर्म कर दूंगा, यकीन माने मौलाना के पास मदरसों के बच्चे भी हैं और मौलाना के पास KPK और बलूचिस्तान में पॉकेट्स में हमायत भी बड़ी तादाद में मौजूद है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ मिल गई और लायर्स का जिस तरह का नज़र आ रहा है अब तक का रुझान कि वो सिर्फ एक इस तरह की सुलगती हुई चंगारी हैं कि उन्हें हल्की सी हवा मिली तो वो सड़कों पे होंगे। और स्टूडेंट्स तो आपको पता है पहले ही, स्पेशली पंजाब भर के स्टूडेंट्स तो पहले ही सड़कों पे हैं। अगर जिस तरह फवाद चौधरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी छोड़ गए थे, अब वो वापस आना चाहते हैं, उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह शामिल नहीं होने दे रही, लेकिन फवाद चौधरी ने बड़ा जायज़ मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑन ग्राउंड दस्तयाब क़यादत बच्चों की तरह सियासत कर रही है। अगर उन्होंने कोई मुनज़्ज़म अंदाज में सियासी लाहे अमल इख्तियार ना किया तो ये पब्लिक की हमायत और ये सब कुछ ज़ाया चला जाएगा। उन्होंने कहा है कि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो पगाड़ा साहब की पार्टी है, जमात इस्लामी, महमूद खान अचकज़ई, मौलाना फजलुर रहमान, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ मिल बैठकर और वकला के साथ मजबूत राब्ते इस्तवार करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अगर एहतजाज करने के लिए सड़कों पर निकल सकते हैं फिर तो बहुत बड़ी कामयाबी इन्हें हासिल होगी सियासी तौर पर। लेकिन अगर इसी तरह खुद भी वो टोटों में बटे हुए हैं और अपनी एनर्जीज इस तरह एहतजाज का ऐलान बगैर किसी प्लानिंग के करते रहे तो ये अपनी एनर्जी ज़ाया करेंगे। पहले बहुत सारे लोग उनके गिरफ्तार हैं, मज़ीद लोगों को वो गिरफ्तार कराएंगे। फवाद चौधरी का ये बिल्कुल जायज़ मुतालबा है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त दस्तयाब क़यादत है ऑन ग्राउंड, उनमें से बहुत सारे लोग कॉम्प्रोमाइज़ अगर नहीं हैं तो कम अज़ कम दबे हुए ज़रूर हैं, डरे हुए ज़रूर हैं, सहमे हुए ज़रूर हैं। और इसका इज़हार अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन सोशल मीडिया के ज़रिए बरमिला कर रहा है। हत्ता कि आमिर मतीन ने गुज़श्ता रोज़ कहा कि ये गोरे नायाब न जाने कहाँ से इमरान खान साहब ने ढूंढा, जो इस वक्त चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्होंने कहा कि ना तो इनमें जोश खिताबत है, ना कोई सियासी हिकमत अमली है, एक बाबू टाइप बंदा है। ये तो उस्मान बुज़दार जिसे वसीम अकरम प्लस कहते थे इमरान खान, ये तो उससे भी गया गुजरा है। आमिर मतीन ने और भी मजीद बहुत कुछ कहा है इनके बारे में। और ये मैं बात कर रहा था टांगे कांपने का वक्त। अब टांगे कांपने का वक्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस क़यादत का जो 3 अक्टूबर जब से इमरान खान पे पाबंदी लगी है उसकी बातचीत पे, मुलाकात पे, 3 अक्टूबर से लेकर आज 17 अक्टूबर तक 14 दिनों के दौरान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दस्तयाब क़यादत ने अपने लोगों के साथ धोखा किया या नाकस सियासी हिकमत अमली अपनाई, अब उनकी टांगे कांपने का वक्त आया चाहता है। और इस दस्तयाब क़यादत में सर फहरिस्त हैं अली अमीन गंडापुर जो इस्लामाबाद से गायब हो गए थे, फिर असद कैसर हैं, बैरिस्टर गौहर अली खान हैं, उमर अयूब हैं, शिबली फराज हैं, अली मोहम्मद खान हैं। ये वो लोग हैं जिनके हाथ में बागडोर थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और ये कोई कामयाब हिकमत अमली अपना नहीं सके। हत्ता कि इन्होंने लोगों को पकड़वाया भी, मरवाया भी और सियासी तौर पर एक नाकाम हिकमत अमली अपनाई उन्होंने जब से इमरान खान के बोलने पे या मुलाकातों पे पाबंदी लगी। अब इनकी टांगें कांप रही हैं कि 19 तारीख को जब इमरान खान की बाकायदा समाअत शुरू होगी उसकी केस की, हालांकि ये भी इम्कान है कि कॉज लिस्ट ही बदल जाए या जज साहब बीमार हो जाएं, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वाले जो अब खुफिया इमरान खान से मुलाकातें कर रहे हैं उसकी भी बात करते हैं, वो जब तक ये नहीं समझेंगे कि इमरान खान का गुस्सा उतर चुका है और इमरान खान वाकई कोई नर्म रवैया इख्तियार करेंगे, उस वक्त तक इमरान खान को सहाफ़ियों से, उनके वकीलों से, उनकी फैमिली से और उनके पार्टी के लोगों से दूर रखने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर जिस तरह के एहतजाज की कॉल आज दी हुई है, हालांकि आज 17 तारीख को उनकी एहतजाज की कॉल बनती नहीं थी अगर पॉलिटिकल पार्टी बाकायदा किसी मीटिंग के बाद इस नतीजे पर ना पहुंचती, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप तो वैसे ही तितर बितर हुई है। अब नौजवानों में सद्दाम तरीन, तैयबा राजा और हैदर सईद वगैरह ने एहतजाज की कॉल दी है आज 17 जुमरात की, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी हुई है जुम्मे वाले दिन की। अब जुम्मे वाले दिन अगर एहतजाज की कॉल में अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज और वकला को भी अपने साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिला लेती है और बेहतर डिस्प्ले कर लेती है अपने एहतजाज का, फिर तो शायद इनकी कुछ बचत हो जाए। अदरवाइज अब जब भी इन्होंने इमरान खान से मिलना है या इमरान खान ने वकीलों से या अपनी फैमिली से मिलना है, इमरान खान ने इन सब का तो पत्ता काट देना है और इनसे तमाम ओहदे लेकर इमरान खान ने आज से नौ अपनी पॉलिटिकल पार्टी को की सफ़ें तरतीब देना शुरू कर देनी है, क्योंकि इमरान खान को ये वाज़े हो चुका होगा उस वक्त तक कि इन्होंने 3 अक्टूबर से लेकर 17-18 अक्टूबर तक वक्त ज़ाया किया है, लोगों का मोरल डाउन किया है और पार्टी को सियासी तौर पर बहुत पीछे धकेल दिया है। इसलिए ये क़यादत के अहल नहीं है। इमरान खान को
नए लीडर अनाउंस करने पड़ेंगे, नए लोगों के हाथ में पार्टी की बागडोर देनी पड़ेगी। इसलिए इन लोगों की अब टांगें कांप रही हैं कि ये फेस कैसे करेंगे इमरान खान को। दूसरी तरफ टांगें कांप रही हैं शहबाज शरीफ एंड कंपनी की, उनकी कैबिनेट की और मुस्लिम लीग नून की, क्योंकि उन्हें ये नजर आ रहा है साफ साफ कि बिलावल जरदारी को पिंडी से थपकी मिली है और बिलावल और मौलाना करीब आ चुके हैं एक दूसरे के। और मौलाना जिस तरह डट कर खड़े हैं कि वो सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के सख्त खिलाफ हैं और किसी सूरत इसे कबूल नहीं करेंगे, और वफाकी आइनी अदालत और काजी फायज ईसा को भी मौलाना फजल रहमान नहीं देखना चाहते, और उन्होंने कायल कर लिया है बिलावल जरदारी को भी। और अब अगर मौलाना ने इमरान खान से मिलने का मुतालबा कर दिया और वहां से भी मौलाना को कुछ बेहतर रिस्पांस मिला इमरान खान से भी, तो फिर शायद शहबाज शरीफ साहब को अपना बोरिया बिस्तरा समेट लेना चाहिए। क्योंकि इस तरह के सियासतदान जो होते हैं, जो खुलकर क्रीज से बाहर निकलकर सियासत खेलते हैं, जिनमें आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान का कोई सानी नहीं, अगर इन्होंने इमरान खान से कोई बेहतर टर्म्स एंड कंडीशंस पे बात कर ली तो ये पूरा इस बात का इम्कान है कि शहबाज शरीफ वगैरह एंड कंपनी की छुट्टी करा दी जाए और फिर बिलावल वज़ीर आज़म बन जाएं, लेकिन वो उनकी हमायत से ना बने बल्कि उन्हें हमायत कहीं और से मिले। और इस दौरान पंजाब में भी हुकूमत अगर गई तो फिर पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। अगर मौलाना कुछ इस किस्म का सौदा करने में कामयाब हो जाते हैं कि बलूचिस्तान में मौलाना को हुकूमत मिल जाए, पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मरकज़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तो फिर बहू जी मियाँ नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो फ़ौरन से पहले लंदन का टिकट कटा लें, क्योंकि फिर उनके यहाँ रहने का जवाज़ नहीं रहता। और ये सारे इम्कानात मौजूद हैं। इन सारे इम्कानात का इन्हिसार इस बात पर है कि 18 को अगर पाकिस्तान के लोग सड़कों पर निकलें और अपने महबूब रहनुमा इमरान खान की ज़िंदगी बचाने के लिए, जिस तरह यूके से जॉर्ज गैलोवे ने मुतालबा किया है, उसने कहा है कि ये दिन है पाकिस्तानियों के लिए अपने महबूब लीडर की ज़िंदगी बचाने का। वाहिद रास्ता यही है कि 18 को जब एहतजाज हो तो हर पाकिस्तानी अपने अपने शहर में जहाँ तक इस एहतजाज में अपना हिस्सा डाल सके वो बाहर निकले सड़कों पे और बताए कि हम इस सारे शैतानी तरामीम और इस शैतानी गठजोड़ और इस मैंडेट चोर हुकूमत के खिलाफ हैं। और नाजरीन, दूसरी खबर तो आपने देख ही ली होगी कि इस वक्त तक पकड़ धकड़ का जो सिलसिला है, जो इंतहाई शर्मनाक है, और उसका तमाम सेहरा हमारी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसे हम कभी नंबर 1 दुनिया में फ़ख्र से बताते थे, अब वो नंबर 1 अपने लोगों को पकड़ने में है। अब तक की जो इतलात हैं उसमें सेनेटर जरका की कहानी आपने सुनी होगी कि उनके बेटे को उठा के सेनेटर जरका को बाहर से बैरून मुल्क बुलवाया गया और कहा गया कि आप वोट हमारी मर्जी से इन आईनी तरमीम के हक में दें। फिर आपने रियाज फतेहाना का किस्सा सुना होगा। वो MNA हैं, उनकी बेगम जो MP हैं, उन्होंने पंजाब असम्बली में जाकर रोते हुए दुहाई दी कि मेरे बेटे को उठा के ले गए और उनका मुतालबा आईनी तरमीम के हक में रियाज फतेहाना से वोट लेना है। फिर आपने जैन कुरैशी की मिसेज की गुज़श्ता रोज़ जो उन्हें अगवा कर लिया गया, बाद अज़ां वो वापस आ गई भरपूर PTI के और अपोजिशन के लोगों के एहतजाज की वजह से। उनका भी यही मुतालबा है। हालांकि जैन कुरैशी से ये सोच कैसे सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी जो डट के इमरान खान के साथ खड़े हैं, उनके बेटे जैन कुरैशी को वो अंडर प्रेशर लेकर आएंगे। अफसोसनाक की सूरत हाल है। फिर फयाज सजड़ा एक MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके बेटे को उठा के, उनकी इतला है कि उन्हें प्लास से उसके जिस्म को नोचते रहे और उसकी टेलीफोन कॉल फयाज जचड़ा और उनकी बेगम को सुनवाई गई। फिर शफकत अवान जो सरगोदा से हैं, उन्होंने इतला दी कि मुझे 75 करोड़ और फिर 1 अरब तक की ऑफर की गई कि आप वोट हमारी मर्जी से इमरान खान के खिलाफ और इन तरामीम के हक में दें। उन्होंने इनकार किया। फिर अख्तर मैंगल, उनका स्टेटमेंट आ गई। उनके पार्टी के जो सदर हैं साजिद तरीन, वो पार्लियामेंट लाजिज में मौजूद थे, उन्होंने पुलिस को बुलाया और वहाँ फिर सेनेटर नसीमा एहसान जो अख्तर मैंगल साहब की पार्टी की सेनेटर हैं, उन्हें महसूर कर दिया गया। दूसरे सेनेटर वो डायलिसिस कराने जा रहे थे, उन्हें हॉस्पिटल जाते हुए रास्ते से ही उनके सेक्रेटरी समेत अगवा कर लिया गया और उन्हें उनका कुछ पता नहीं अब चल रहा। फिर सिरगोदा से एक और MNA है NA 86 से मिकदाद अली खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्हें वो एक खुफिया मकाम से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे थे, रास्ते में उन्हें इंटरसेप्ट कर लिया गया और उन्हें उठा लिया गया। ये PTI के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब बता रहे हैं। इकबाल अफरीदी KPK से MNA हैं, उनका बयान सामने आ चुका है कि मुझे 1 अरब रुपए तक की ऑफर की गई। ख्वाजा शराज महमूद PTI के MNA हैं साउथ पंजाब, उनकी खबर एजाज सैयद ने दी है कि उनके घर जब रेड किया खुफिया वालों ने तो वहां से उन्हें और कुछ नहीं मिला, तो वो उनकी बेटी ने एक पप्पी रखा हुआ था, एक छोटा कुत्ता, वो उठा के ले गए। और अब ख्वाजा शराज महमूद की बेटी जो मासूम सी बच्ची है, चंद साल 5 साल उसकी उम्र बताई जाती है, वो बैठी रो रही है कि मेरा कुत्ता कोई उठा के ले। ये इस तरह की इनकी हरकतें हैं। और ये क्या आईनी तरामीम है
कि जहाँ नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन पॉलिटिकल पार्टीज की भी हो रही है बज़ाहिर, लेकिन पकड़ दकड़ का सारा काम हमारे पिंडी वालों ने और ISI वालों ने अपने हाथ लिया और पूरी दीदा दलेरी से वो लोगों को उठा रहे हैं। जहाँ उनका दाव लगता है MNA को उठा लेते हैं, उनके बच्चों को उठा लेते हैं, उनकी बीवियों और बेटियों को उठा लेते हैं और सेनेटर्स को उठा रहे हैं सिर्फ वोट अपनी मर्जी का लेने के लिए। और इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की आला अदलिया ये सब कुछ होता देख रही है लेकिन कर कुछ नहीं रही, क्योंकि काजी फायज ईसा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनका भी इसमें मफाद है। इसके साथ ही नाजरीन आपसे इजाज़त चाहेंगे, बहुत जल्द एक और विला के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।